कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के बीच बसे एक पुराने गांव से। गांव का नाम था धनौरा, लेकिन लोग इसे भूतिया गांव के नाम से जानते थे। यह गांव सालों से वीरान पड़ा था। समय के साथ गांव की मिट्टी में सन्नाटा ऐसा पसर गया था कि वहां चिड़िया तक उड़ते हुए नहीं जाती। लोग कहते थे कि वहां भूतों का साया है। रात होते ही गांव में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई रो रहा हो, कोई कराह रहा हो। लोगों ने यह भी कहा था कि वहां अगर कोई कदम रखे तो वह वापस नहीं लौटता। विनय, अजय, रीना, सोनी और दीपक 5 दोस्त थे जो इन बातों को बस अफवाह मानते थे। उन्हें रोमांच और रहस्य को खोजना पसंद था। दीपक ने एक दिन पुरानी किताबों में गांव के बारे में पढ़ा और उसने बाकी दोस्तों को इस गांव की भूतिया कहानियां सुनाई। विनय, जो सबसे ज्यादा निडर था, हंसते हुए बोला, यार, ये सब कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। चलो इस हफ्ते वहीं चलते हैं और देखते हैं ये गांव कितना भूतिया है। उनकी यह बात मजाक मजाक में शुरू हुई थी, लेकिन शुक्रवार की रात सभी अपनी गाड़ी में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में अजय गाना गा रहा था और सोनी हंसी मजाक कर रही थी। जंगल की तरफ जाते हुए रास्ता सनकरा और डरावना होता गया। आसपास के पेड़ इतने घने हो गए थे कि छात की रोशनी भी उन पत्तों के बीच से नीचे नहीं पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट डरावनी लगने लगी थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी की रोशनी में गांव का टूटा फूटा गेट दिखाई दिया। वह गेट लोहे का था, लेकिन जंग खाकर काला पड़ चुका था। उस पर सूखे बेल बूटे लिपटे हुए थे, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। विनय ने गाड़ी रोकी और सब नीचे उतरे। गेट पर पहुंचते ही रीना ने कहा, मुझे तो यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। अजय हंसते हुए बोला, तू तो डर गई, भूत वूत कुछ नहीं होते। विनय ने गेट को धक्का दिया। गेट चरमराया और भारी आवाज के साथ खुल गया। गांव के अंदर घुसते ही एक सन्नाटा था जो उनके कानों को चुभने लगा। हर ओर जले हुए पेड़, टूटी हुई झोपड़ियां और धूल से ढकी गलियां थीं। गांव का माहौल किसी श्मशान से कम नहीं था। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी और कहीं-कहीं जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा, ये निशान किसी के पैर के लगते हैं, लेकिन ये पैर तो उलटे हैं। सभी ने गौर से देखा। सचमुच निशान उलटे पैरों के थे। रीना ने धीरे से कहा, चलो वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन विनय और अजय ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने गांव के बीचों बीच बनी एक पुरानी हवेली को देखा और कहा, चलो वहां चलते हैं, वहां जरूर कुछ ना कुछ होगा। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन पूरी तरह सड़ चुका था। दरवाजे पर गहरी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से चीरा हो। दीपक ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर पुराने धब्बे थे जो देखने में खून जैसे लग रहे थे। कमरे के बीच में एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था। सोनी ने कांपते हुए कहा, यह झूला कौन हिला रहा है? तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और झूला तेजी से हिलने लगा। झूले पर किसी के बैठने की परछाई दिखाई दी। परछाई सफेद साड़ी पहने एक औरत की थी, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अचानक वह परछाई गायब हो गई और झूला रुक गया। रीना की चीख निकल गई। विनय ने कहा, हिम्मत रखो, ये सब हवा के कारण हुआ होगा, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा था जिसके दरवाजे पर खून से कुछ लिखा था। टॉर्च की रोशनी में लिखा दिखाई दिया, नीला। अजय ने कहा, यह नीला कौन है? तभी एक लड़की की चीख कमरे में गूंज उठी। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक ठंडी हवा आई। कमरे में एक पुराना पलंग था जिस पर बैठी लड़की दिखी। उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से उधड़ी हुई थी और उसकी सफेद आंखें सीधा उन्हें घूर रही थीं। उसके होंठ हिले और उसने धीरे धीरे कहा, तुम लोग क्यों आए हो यहां? चले जाओ, वरना तुम सबको मार डालूंगी। सबकी हालत खराब हो गई। विनय ने हिम्मत करके कहा, हम बस देखने आए थे, हमें माफ करो। लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। तभी पलंग अपने आप हिलने लगा और कमरे की खिड़कियां तेज आवाज के साथ बंद हो गईं।
रीना रोते हुए बोली, हमें यहां से जाने दो। लड़की की आवाज फिर आई, अब कोई यहां से नहीं जा सकता, तुम्हें भी हमारे जैसा बनना होगा। तभी दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग वहां खड़े हों। विनय ने खिड़की से झांका तो देखा कि गांव के सारे मरे हुए लोग बाहर खड़े थे। उनके चेहरे गले सड़े हुए थे, आंखों से खून बह रहा था। वे सब हवेली की ओर बढ़ रहे थे। अजय चिल्लाया, भागो यहां से। उन्होंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी विनय ने दीवार पर एक टूटी खिड़की देखी। वह खिड़की से कूद गया और बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे भागे। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि पूरा गांव जैसे जाग गया हो। चारों तरफ से भूतों के साए उनकी ओर बढ़ रहे थे। भागते भागते वे किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी आगे बढ़ी तो देखा कि गांव का गेट अपने आप बंद हो रहा था। उनके कानों में अभी भी वही चीखें और हंसी गूंज रही थी। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। गांव के बाहर आने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनके सपनों में वह लड़की बार बार आती और कहती, तुम वापस आओगे, तुम्हें आना ही होगा। धीरे धीरे पांचों की हालत खराब होने लगी। विनय सबसे पहले पागल हो गया और जंगल में भाग गया। बाकी दोस्त भी एक एक करके गायब होते गए। लोग कहते हैं कि वे सब आज भी उस गांव में भटक रहे हैं। धनौरा गांव आज भी वही है, लेकिन जो वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। उसके बाद उस गांव के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था, मानो गांव के नाम लेना भी मौत को बुलाने जैसा हो। आसपास के लोग धनौरा का रास्ता भूल चुके थे, लेकिन कुछ कहानियां अभी भी हवा में जिंदा थीं। कोई कहता कि गांव के पास से गुजरने वाले चरवाहों ने वहां अजीब रोशनी देखी है। कोई कहता कि रात के अंधेरे में रोने की आवाजें जंगल तक सुनाई देती हैं। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वह यह थी कि जो भी उस गांव के अंदर गया वह वापस नहीं लौटा, और अगर लौटे भी तो उनके होश हवास गुम हो चुके थे। विनय, अजय, रीना, सोनी और दीपक की कहानी अभी भी अधूरी थी। महीनों बाद उनके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की कि पता लगाया जाए कि वे आखिर कहां गए, लेकिन पुलिस और गांव वालों के डर के मारे कोई भी गांव के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कई साल बीत चुके थे। गांव के भूतहा होने की कहानियां धुंधली पड़ने लगी थीं, लेकिन फिर एक दिन शहर से आए एक पत्रकार ने इन किस्सों को सुनकर वहां जाने की ठान ली। वह पत्रकार अर्जुन था, जो ऐसे रहस्यमय किस्सों की सच्चाई खोजने के लिए जाना जाता था। उसकी टीम में दो लोग थे, विशाल और नीलिमा। अर्जुन ने गांव के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी इकट्ठा की। गांव का इतिहास उसके हाथ लगा। पता चला कि धनौरा कोई साधारण गांव नहीं था। करीब 50 साल पहले गांव में एक परिवार रहता था, जिसका नाम था ठाकुर परिवार। ठाकुरों की हवेली गांव के सबसे बीचों बीच बनी हुई थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम नीला था। नीला बेहद सुंदर थी, लेकिन जन्म से ही उसकी किस्मत खराब थी। लोग कहते थे कि वह एक अभिशप्त संतान थी। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी मां की मौत हो गई थी। गांव के तांत्रिकों ने कहा था कि नीला के अंदर कोई आत्मा है जो पूरे गांव के लिए विनाश लाएगी। ठाकुर साहब इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन गांव वालों में धीरे धीरे नीला के लिए नफरत पनपने लगी। नीला का बचपन तानों और नफरतों के बीच बीता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, पानी के सारे कुएं सूख गए और गांव में भूख से लोग मरने लगे। गांव वालों का मानना था कि यह सब नीला की वजह से हो रहा है। वे ठाकुर साहब के पास पहुंचे और नीला को गांव से बाहर निकालने की मांग करने लगे। जब ठाकुर साहब ने मना किया तो गांव वालों ने खुद हवेली में घुसकर नीला को पकड़ लिया। नीला चिल्लाती रही, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव के तांत्रिक ने कहा कि नीला को बलि देकर गांव को बचाया जा सकता है। उस रात गांव के सारे लोग एक पुराने पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। नीला को रस्सियों से बांध दिया गया। उसकी चीखें दूर जंगल तक गूंज रही थीं, लेकिन गांव वाले बुत बने खड़े थे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और नीला के चारों ओर आग जला दी। नीला की चीखें और तेज हो गईं। उसने रोते हुए कहा, तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं वापस आऊंगी और तुम सबको खत्म कर दूंगी। नीला को उसी आग में जिंदा जला दिया गया।
उसकी चीखों के साथ पूरा गांव कांप उठा। लेकिन उस रात के बाद से गांव में और भी बुरा होने लगा। लोगों की फसलें फिर से सूखने लगीं, कुएं और गहरे हो गए और धीरे धीरे गांव वालों की मौतें शुरू हो गईं। कुछ लोग पागल हो गए तो कुछ ने खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि नीला की आत्मा अब गांव में भटकने लगी थी और वह उन सभी से बदला ले रही थी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। यह कहानी सुनकर अर्जुन को यकीन हो गया कि धनौरा में कुछ तो ऐसा था जिसे जानना जरूरी था। वह अपनी टीम के साथ गांव के लिए रवाना हो गया। गांव के पास पहुंचते ही वही सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। अर्जुन ने कैमरे और टॉर्च निकाले और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की दीवारें कालेपन में खो चुकी थीं। अंदर घुसते ही उनके कानों में एक धीमी सिसकी सुनाई दी। नीलिमा ने घबराकर अर्जुन से कहा, "यहां से चलो अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।" लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने हवेली के हर कमरे की जांच शुरू की। ऊपर के कमरे में उन्हें एक पुराना झूला मिला जो धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन ने कैमरा उस पर फोकस किया। तभी झूले के पास एक परछाई दिखाई दी। कैमरे की स्क्रीन पर साफ साफ नीला का चेहरा था, अधझला, खून से लथपथ और सफेद आंखों वाला चेहरा। तभी हवेली का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अर्जुन और विशाल दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों पर खून के निशान बनने लगे और हवा में नीला की आवाज गूंज उठी, "तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मरना चाहते हो?" तभी विशाल की चीख निकली। अर्जुन ने देखा कि विशाल को किसी ने पीछे से खींच लिया था। नीलिमा कांपते हुए रोने लगी। हवेली में अंधेरा और गहराने लगा। अर्जुन ने देखा कि कमरे की हर दीवार पर अब खून से लिखा हुआ था, "वापस जाओ, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे।" लेकिन अब देर हो चुकी थी। हवेली के बाहर गांव के मरे हुए लोग खड़े थे, जिनकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अर्जुन और नीलिमा ने किसी तरह खिड़की से बाहर कूदकर जंगल की ओर भागना शुरू किया। लेकिन भागते भागते अर्जुन ने देखा कि नीलिमा कहीं गायब हो गई थी। जंगल के बीचों बीच अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो नीला का भयानक चेहरा उसके सामने था। उसकी चीखों के साथ पूरा जंगल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि अब अर्जुन और उसकी टीम की आत्माएं भी उसी गांव में भटक रही हैं। धनौरा आज भी वहां खड़ा है और रात के अंधेरे में उसकी हवेली के अंदर से नीला की हंसी गूंजती रहती है। जो भी वहां जाता है वह उसी हवेली का हिस्सा बन जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।